Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। इसमें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 ब्लॉक्स। हमें पता है भाई हमारे 4 अवेलेबल ब्लॉक्स होते हैं एस, पी, डी, एफ। हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है भाई, इसमें थोड़ी सी स्पेस होती है 3 से लेकर 12 तक, फिर ये 13th ग्रुप शुरू हो जाता है, हमें पता है। फिर हमारा आता है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसके बाद तो हमें पता है लीना का रैब से फ्रेंडशिप, बिना मैगी के सारी बरात, बैगेट, ये गैलियम होता है, इंडियम होता है, थेलियम होता है, काशी गए, संत पंडित, न्यूज़पेपर आज सब बिके, ओमू सोमू सब पे, टेलीफोन, फूलों की बहार आई आंटी, हीरोइन ने आमिर को एक्सेल से रगड़ा। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब भाई ये जो शुरू के 2 ग्रुप्स होते हैं ना, इसे हम कहते हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं? ये एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक को। और ये जो हमारे 3 से लेकर 12 तक हैं, ये कौन सा है? ये डी ब्लॉक है। 3 से लेकर 12 तक इसके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी भी होती है, उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक। ये वाली जो पूरी चीज़ है, सबसे बड़ा ब्लॉक पी ब्लॉक है। और भाई नीचे हमारे 2 होते हैं लैंथेनाइड, जिन्हें हम अलग से करके रखते हैं, और एक्टिनाइड। ठीक है भाई, ये ना किसको बिलोंग करते हैं? 3rd ग्रुप के। ये 3rd ग्रुप के, इसके 3rd ग्रुप के 6th और 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं। इनको हम कहते हैं, ये एफ ब्लॉक में आते हैं। तो हमारे टोटल हमारे कितने ब्लॉक्स हैं? एस, पी, डी, एफ। 4 ब्लॉक हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिर्फ हम एस ब्लॉक को डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में हमारे एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं भाई ये टोटल किसके हैं? एस ब्लॉक के। तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। भाई इसमें क्या खास बात होती है? एस ब्लॉक एक्चुअली कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आए। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो किस में आता है? एस सब शेल में आता है, तभी इसे हम एस ब्लॉक कह देते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन है, इसके लास्ट में 1s1 है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस ऑर्बिटल में ही जाएगा, तो ये एस ब्लॉक है। अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाए तो उसे हम एस ब्लॉक का कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो लास्ट शेल इनकम्प्लीट है ना, वो एस को बिलोंग करना चाहिए, मतलब लास्ट में S1 या S2 होना चाहिए, तो वो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। इसमें हमारा फर्स्ट ग्रुप को पहले डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। भाई इसका हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हमें पता है। फिर 1 में हम 2 ऐड करेंगे। नोबल गैसेस में 2 क्यों नहीं ऐड करते थे? जो हमने नोबल गैसेस डिस्कस करी थी उसमें भाई पहले ही 8 ऐड करते थे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड पे जा रहा है, तो पहले 2। हमें तो लिथियम का वैसे भी नंबर पता है कि लिथियम का नंबर 3 होता है। अब हम 8 ऐड कर देंगे, फिर दोबारा 8 ऐड कर देंगे, 19 हो जाएगा। इस तरीके से अब फिर 18 ऐड करेंगे हम इसमें, तो रुबिडियम का नंबर निकल जाएगा। हम एक पैटर्न देखेंगे, हम इससे सबका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं।
और हम एक पैटर्न भी देखेंगे। उस पैटर्न के हिसाब से हमारा जो एस ब्लॉक है ना, उसके हम लास्ट में देखेंगे कि S1 ही कॉन्फ़िगरेशन होगी। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन S1 ही होगी। लिथियम में 2S1 आ जाएगा, सोडियम में 3S1, पोटेशियम के लास्ट में आएगा 4S1 जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। भाई एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होनी चाहिए। ये 1S1 से एंड करेगा, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 एंड 7S1। ये हमारा पूरा क्या होता है, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। या हो सकता है सेकेंड ग्रुप, जिसमें क्या होगा, जो हमारा है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखो इसमें तो S1 वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी सब में, और इसमें S2 वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी सब में। मतलब लास्ट में ना S2 होगा, इन सब में क्या होगा, लास्ट में S2 होगा। भाई हमें पता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलती है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी के हिसाब से पहले 1s आता है, फिर 2s 2p आ गया, फिर 3 का शुरू होगा 3s 3p, 3d से पहले 4s आएगा, है ना भाई। किसी के भी डी से पहले एक ज़्यादा वाला एस और एक कम वाला एफ आता है। अब इससे एक कम वाला 2f तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए 2f हम नहीं लिखेंगे, 2f तो कुछ होता ही नहीं। फिर हमारा 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4d आना चाहिए, 4d से पहले क्या आएगा, 5s आएगा। तो ऐसे ही हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हमारा पूरा सेकंड ग्रुप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। भाई हम सब में नोट करेंगे, भाई ये 4th नंबर पर होता है 1s2, 2s2, हम सब में नोट करेंगे कि S2 ये 2s2 से एंड कर रहा है, ये 3s2 से, ये 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ये ऐसे एंड कर रहे हैं, ये हम नोटिस करेंगे। तो भाई हमारा जो पूरा का पूरा S ब्लॉक है, उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन या तो होगी NS1 या होगी NS2, क्योंकि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी हिसाब से अगर NS1 होता है तो हम उसे कह देते हैं एल्कली मेटल्स, और अगर लास्ट में NS2 हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हमारे 2 टाइप के S ब्लॉक के मेटल्स हैं, एक है एल्कली मेटल्स और एक है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसके लास्ट में हम देखेंगे तो क्या होगा, S1 होगा। हाइड्रोजन के लास्ट में 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। तो हमारा जो एल्कली मेटल है S ब्लॉक का, उसमें क्या है, S इनकम्प्लीट होगा। जो सेकंड वाला है उसमें लास्ट में होगा S2। बेरिलियम में 2s2, मैग्नीशियम में 3s2, 4s2, 5s2 ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे 2 S ब्लॉक के ग्रुप्स होंगे, एक होगा एल्कली मेटल्स और एक होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस ब्लॉक के हमारे 2 ग्रुप्स हैं, एक है एल्कली मेटल्स जिसमें S में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिसमें S में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ये सारे के सारे ही मेटल्स होते हैं। मेटल्स मतलब कि इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, अगर हम उस मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें पता है मेटल्स तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। नीचे जाते जाते मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये हम ट्रेंड्स में पढ़ेंगे कि नीचे जाते जाते जो मेटल्स हैं वो और ज़्यादा रिएक्टिव होते चले जाते हैं, और ये जो मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स के साथ मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ये जो मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे हमारा सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में, वो वाला बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन भैया इस बात में भी एक्सेप्शन है, हमारे S ब्लॉक के ही 2 स्टार्टिंग के मेटल्स हैं, लिथियम और बेरिलियम। लिथियम बिलोंग करता है फर्स्ट वाले को, फर्स्ट ग्रुप को, और बेरिलियम सेकंड ग्रुप को। इसके लास्ट में NS1 होता है, इसके लास्ट में NS2 होता है। ये दोनों ना आयनिक बॉन्ड बनाना नहीं बल्कि कोवलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, लिथियम और बेरिलियम। इनकी एनॉमलस अजीब सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी अजीब सी प्रॉपर्टी होती हैं।
तो ये तो हमारा एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, सिर्फ 2 ग्रुप्स होते हैं, एक जिसके लास्ट में S1 हो और दूसरा जिसके लास्ट में S2 हो। ठीक है, सारे के सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स विद फिक्स्ड वैलेंसी, कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती। और सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने हार्ड मेटल्स नहीं होते। भाई सोडियम की बात करो ना, तो सोडियम तो इतना सॉफ्ट मेटल है कि केक की तरह इसे काटा जा सकता है, कम डेंसिटी होते हैं, सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स है, कोई हार्ड नहीं है, कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती इन मेटल्स की, है ना। ये आयरन वगैरह वाले मेटल्स है ना, काफ़ी अलग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पानी में फ्लोट कर सकते हैं, इतनी कम डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर मॉइस्चर किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए ना हम स्पेशली सोडियम को पता है हम किस में डिप करके रखते हैं, सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में स्पेशली डिप करके रखते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को, ताकि वो आसपास की चीज़ों से ना रिएक्ट ना कर जाए। वो वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके जो हमारे सोडियम मेटल है या पोटेशियम मेटल है ये एक्सप्लोड कर जाता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होता है हमारा। तो इस वजह से हम स्पेशली इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, जिससे ये किसी से ना खास रिएक्ट ना करें। तो एस ब्लॉक के मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि नीचे जाते जाते मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते जाते देखो बड़ा सा एटम हो रहा है ना, मास भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मेल्ट करना और बॉइल करना डिफिकल्ट होगा। तो मेटल्स का नीचे जाते जाते ना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वैसे मेटल्स, ये जो हमारे एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, इनकी फिक्स्ड वैलेंसी होती है। क्या होती है, इनकी फिक्स्ड वैलेंसी होती है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है ना। ऐसे होते हैं ये कि मतलब जैसे सोडियम है, इतना सॉफ्ट मेटल है, पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है और इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं केक की तरह। तो ये मेटल्स और हार्ड मेटल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये वाले जो मेटल्स होते हैं इनकी कोई वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती, सिर्फ एक टाइप की ही वैलेंसी ये शो करते हैं। जैसे सोडियम 1 वैलेंसी शो करता है, सिर्फ 1 ही शो करेगा और कोई वैलेंसी नहीं शो करेगा। एक है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक सबसे बड़ा वास्ट ब्लॉक है, जिसमें हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होती हैं, नोबल गैसेस भी होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें किसमें हैं, पी ब्लॉक में है भाई। इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं, सब है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, या तो लास्ट में पी ही इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो लास्ट में NP1 होगा या NP2 होगा या NP3, NP4, NP5 या NP6 होगा। तो ये पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, NP1 to 6। तो ऐसे ही इसके कितने ग्रुप हो जाते हैं, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, 6 ग्रुप्स होते हैं हमारे पी ब्लॉक के। 13th ग्रुप से ये शुरू होते हैं, ये भी 13th ग्रुप से शुरू होते हैं। 1 और 2 वाले तो हमारे एस ब्लॉक थे। 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स होंगे और ये 13 से लेकर 18 तक हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और याद रखना, ये जो हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आपस में मिला देना, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बन जाएंगे। मतलब बिना डी और एफ के सिर्फ एस और पी ब्लॉक को अगर हम मिला दे तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। नोबल गैसेस के लास्ट में NP6 मिलेगा। वो कैसी होंगी, स्टेबल होंगी, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना, अगर हम वैसे वाली कॉन्फ़िगरेशन करें। और P6 होगा, मतलब ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होगा। एक्सेप्शन है इसकी हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। ये एक एक्सेप्शन है, जिसके लास्ट में P6 नहीं आ रहा तब भी ये नोबल गैस है। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये सेकेंड ग्रुप को नहीं बिलोंग करता, क्योंकि इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रखा है और ये स्टेबल है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही। बाकी के सब में हमें क्या दिखेगा, लास्ट में P6 दिखेगा। नियॉन में 2p6, आर्गन में 3p6, 4p6, 5p6 और इसमें हमें दिखेगा 6p6। तो P ब्लॉक में लास्ट में क्या आता है, P6 कॉन्फ़िगरेशन जनरली होता है। सिर्फ हीलियम एक एक्सेप्शन है, जिसमें क्या आता है, P2 आता है, S2 आता है ना, 1s2।
हीलियम का नंबर होता है 2, नियॉन में 8 प्लस कर दो तो 2 + 8 कितना होता है 10, नियॉन में और 8 प्लस कर दो तो आर्गन का नंबर आ जाएगा 18, 18 में 18 ऐड कर दो, क्रिप्टन का आ जाएगा 36, 36 में एक और 36 प्लस कर दो 54, सॉरी 36 में से एक 18, देखो सबसे पहले हम 8 ऐड करते हैं, फिर 8 ऐड करते हैं, फिर 18 ऐड करते हैं, फिर 18 ऐड करते हैं और फिर 32 ऐड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला एलिमेंट अगर हम सोच सके तो उसमें फिर से हम 32 ऐड करेंगे, उसका नंबर हो जाएगा 118, इसमें 32 और ऐड कर दिए 118। इसका नाम अगर हम सोचने की कोशिश करें तो नाम होगा अनऑक्टियम, UUO, और नंबर होगा 118 और बिलोंग करेगा किसको, नोबल गैसेस वाले ग्रुप को ये बिलोंग करेगा। ये भी हमारे पी ब्लॉक में ही होते हैं, जो कि हमारा सबसे वास्ट ग्रुप है। सेकंड लास्ट वाला जो इसमें ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस के जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आता है NP5, भाई नोबल गैसेस में NP6, हैलोजेंस में आता है NP5। जैसे फ्लोरीन का देख लो, लास्ट में 2p5 होगा, क्लोरीन में 3p5, ब्रोमीन में 4p5, आयोडीन में ऐसे ही करके 5p5, ऐसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, बस इन्हें किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए और फिर ये स्टेबल बन जाए, इनके पास p6 नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। तो ये क्या चाहते हैं, किसी तरह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कि भाई अगर हमारा एक एटम था, उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कितनी एनर्जी निकालेगा, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, कि भाई मैंने उसे ना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो कितनी एनर्जी मुझे देगा। ये तो भाई क्या करते हैं, ये बहुत सारी एनर्जी दे देते हैं, इनका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ये किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को पाकर अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं ये स्टेबल होने से। तो ये किसी भी हालत में एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं जिससे ये स्टेबल हो जाए, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि 17th ग्रुप वाले, वैसे इस ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं 17th ग्रुप वाले। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इससे पहला वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कैल्कोजन वाला ग्रुप, कैल्कोजन ग्रुप या ऑक्सीजन फैमिली हम कह सकते हैं। इनके लास्ट में NP4 होता है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करो 2p4 आ जाएगा, सल्फर में 3p4, 4p4, 5p4, 6p4, ऐसे करके इनकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में p4 कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, और सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, वो नॉन मेटल होता है। ये तो भाई हमारा पी ब्लॉक था। एक होता है डी ब्लॉक। भाई डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के मेटल्स में बहुत फर्क होता है। ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स है ना, इनकी तो वेरिएबल वैलेंसी होती है। ये पता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बना लेते हैं वेरिएबल वैलेंसी की वजह से। मतलब जैसे हमने पढ़ा है ना FeO, तो FeO नहीं होता, FeO 0.93 से लेकर 0.96 तक हो सकता है, कोई भी नंबर। तो मतलब इनमें क्या होता है, थोड़ा सा अजीब सा ही कंपाउंड, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी ये बनाने लग जाते हैं, अजीब से कंपाउंड्स जो कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक हो, 1:1 का रेशो ना हो। इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। जैसे आयरन की ही बात कर लो, 2 भी होती है और 3 भी होती है। लेकिन कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि इनके ना जब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, भाई डी सब शेल इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो एन, हमें पता है डी जो है वो अल्टीमेट शेल में नहीं जाता, लास्ट शेल में नहीं जाता, बल्कि अल्टीमेट के एक अंदर वाले शेल में, मतलब n-1 वाले शेल में जाता है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10, तो 1 से लेकर 10। लेकिन इसके साथ साथ S भी होगा, हमें n-1 पे नहीं छोड़ना, हमें अल्टीमेट शेल तक लाना है। तो NS, और S में कितने हो जाते हैं, 0 से लेकर 2,
मतलब इसमें दो शेल्स इनकम्प्लीट हैं। एक वैलेंसी इस शेल की वजह से होती है, एक वैलेंसी इस शेल की वजह से होती है। इसकी वजह से इनके पास वेरिएबल वैलेंसीज हो जाती हैं और वेरिएबल वैलेंसी होती है। लेकिन ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनमें कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो डी तो पूरा होगा, n-1 D10, सिर्फ s वाला इनकम्प्लीट होगा। तो सिर्फ एक ही वैलेंसी होगी, एक शेल इनकम्प्लीट है तो एक ही वैलेंसी होगी। और अगर एक ही वैलेंसी है तो ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स की क्या होती है? ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है। अगर हम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन करें, जिंक का नंबर होता है 30, ट्राई करते हैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन करने का, तो हम क्या देखेंगे, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन में ना D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगर D10 है तो एक शेल तो कंप्लीट हो गया, एक ही वैलेंसी एग्जिस्ट करेगी s ऑर्बिट की वजह से, और इस वजह से जिंक की सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है जो कि +2 होती है। करके देखते हैं एक बार जिंक की कॉन्फ़िगरेशन, एक बार सबकी ही करके देखते हैं। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 D1 से लेकर 10, ns 0 से लेकर 2 तक होती है। जैसे स्कैंडियम है 21, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे, भाई वैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान होता है। लास्ट में क्या आएगा? 2 और 1 ही आ जाएगा। 4s2 3d1, 21, 22 तो 4s2 3d2, 23 है तो बस लास्ट में आएगा 4s2 3d3, 24 तो 4s2 3d4, ऐसे आएगा। लेकिन क्या करता है, ये जो क्रोमियम है ना, D5 इसका बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड जो d ऑर्बिट होता है, अगर वो हाफ फिल्ड हो तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, इसलिए s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें पहुंच जाता है। कई बार ये ऐसे शो करने लगता है, 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो D5 है इसे स्टेबल बनाना था, ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये 2-5 है तो इसके लास्ट में 2 और 5 होंगे, 26 तो 2 और 6, 4s2 3d6। आगे की कॉन्फ़िगरेशन चलती रहेगी ऐसे ही। कोबाल्ट की लास्ट में 2 और 7। निकल की कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो लास्ट में 2, 8 आएगा, कॉपर में 29 आएगा, और भाई जिंक की देखें तो 2 और 10 आएगा। ये तो फुलफिल्ड है। अब वैलेंसी सिर्फ इसकी वजह से होगी, इसलिए जिंक की सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है 2+, इसलिए इसे ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता। ये तो ट्रांजिशन है ही नहीं। क्यों नहीं है ट्रांजिशन ये तीनों ही नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि इनके पूरी D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। D ब्लॉक के तो हैं लेकिन पूरी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो सिर्फ वैलेंसी s ब्लॉक की वजह से होगी, s वाले सब शेल की वजह से होगी, तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती नहीं है। और अगर इनकी वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती तो इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा आयरन का लास्ट में आएगा 4s2 3d6। हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब D है तो D का या तो पूरा 10 भरा हुआ हो या एग्जैक्टली हाफ मतलब 5 भरा हुआ हो। ऐसे ही S का या तो पूरा भरा हो या आधा भरा हो। P में 6 होते हैं, या तो पूरे 6 भरे हों या उसके जस्ट आधे 3 भरे हों। F में 14 होते हैं तो या तो पूरे 14 भरे हों या उसके आधे 7 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हों। ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल मानी जाती हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल मानी जाती है। जो हमारी कॉपर है ना, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आता है 4s2 3d9, लेकिन 3d10 तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, तो ये क्या करता है 4s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, बन जाता है 4s1 3d10, ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसी एक एक्सेप्शन है क्रोमियम में कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 3d4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच जाता है 4s1 3d5 करने के लिए, ये भी क्या हो जाता है फिर, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। ये ज़्यादातर जो हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनका करें ना हम कॉन्फ़िगरेशन तो ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक ही निकल कर आएंगे, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी यही वाली एक्सेप्शंस हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं होती। ये कैसे होते हैं, इनकी ये पूरे के पूरे मतलब सब डबली फिल्ड होते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? डायमैग्नेटिक। एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम में क्या था 4s2 3d1 था। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट, 4s2 तो कंप्लीट है लेकिन एक
इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। जिसका नंबर 22 है 4s/3d2, तो s में भी 2 और d में भी 2, लेकिन 2 एक ही शेल में नहीं भरे जाते। सबसे पहले सब सिंगली पेयर्ड होते हैं, फिर डबली पेयर्ड शुरू होते हैं। तो इसमें दो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ऐसे मत भर देना d2 को, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये पहले क्या होता है, सारे के सारे हाफ फिल्ड होते हैं और बाद में फुल फिलिंग शुरू होती है। ऐसे नहीं होगा, पहले ये हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है। तो पहले ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं, इसलिए इस पे दो इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट। 3d3 में भी एक ये गलत है। 3d3 में क्या होगा, 3d3 के लास्ट में क्या होगा, 1 2 3 ऐसे होगा। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो ज़्यादातर डी के ऑर्बिटल के जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनका क्या होता है, उनका वेरिएबल वैलेंसी भी होता है। जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, और डायमैग्नेटिक जिसके सारे डबल इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ऑर्बिट में कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन ना हो। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं एफ ब्लॉक पे, जो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में नीचे बॉटम मोस्ट 2 लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, जिनके हम कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। उसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं, सारे के सारे एक्टिनाइड, और एक लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव है। इनकी स्टडी करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत कम एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और इनकी हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है। मतलब हम इनकी एक तो कम पाए जाते हैं और ऊपर से डिग्रेड भी बहुत जल्दी होते हैं। जैसे हमने एक यूरेनियम रखा, वो अपने आप ही डिग्रेड होने लगेगा, उसकी हाफ लाइफ कम होती है, कुछ सेकेंड बाद वो बस उसका आधा बचेगा। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी है। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, और याद रखना यूरेनियम के बाद जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहेंगे। लैंथेनाइड एक्टिनाइड वैसे एग्जैक्टली किसको बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना, ये बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप होता है ऊपर से, और साथ ही साथ कौन सा पीरियड, 6th पीरियड। तो इसमें 4f क्यों है, क्योंकि f तो 2 कम वाले में आता है ना, तो ये 6th पीरियड में। ऐसे ये थर्ड ग्रुप 7th पीरियड को बिलोंग करता है एफ ब्लॉक के, ठीक है। इसमें क्या होती है, पूरी 4f की सीरीज चलती है और इसमें 5f की सीरीज चलती है। ये हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ही क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना भाई। यही हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.